Good evening everyone. So today I am going to revise chapter 5 place of supply. आप लोगों को मालूम है कि जितने भी प्लेस ऑफ सप्लाई की जो सेक्शंस है वो कहाँ है आईजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर. सो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 10, सेक्शन 11 विच आर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स. बेसिकली सेक्शन 10 और 11 अप्लाई करके वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई प्लेस ऑफ सप्लाई. Section 12 and 13, these are related to supply of services. So by applying section 12 or 13, we are going to identify place of supply for services. अब आप लोगों को याद होगा in chapter 3, section 7 and section 8 we discuss, and section 7C, which is interstate supply of goods or services where the location of the supplier. So what we need to see, location of the supplier and the place of supply. Now location of the supplier of goods, इसकी कोई डेफिनेशन CGST एक्ट या IGST एक्ट के अंदर नहीं दी गई है, लेकिन लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन जरूर दी गई है. बिकॉज लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, वहां से सामान लेते हो, तो यू पीपल आर अवेयर दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ the goods. But in case of services, now I am recording lecture at Pune, correct? But you people are not aware, so that's why it become important to define location of the supplier of services. So that's why you can see the definition in CGST Act as well as IGST Act. तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, जिससे कि हमको ये मालूम चले कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 10 और सेक्शन 11. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 और सेक्शन 13. तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 10 रिवाइज करते हैं. सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 आप कब अप्लाई करोगे, व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, बेसिकली डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन. तो अगर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, गुड्स का है, तो आप क्या अप्लाई करोगे, सेक्शन 10. एंड यू नीड टू कीप इन माइंड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 इज गोइंग टू प्रिवेल और ओवरराइड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 के अंदर, करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर सेक्शन 10 प्रोविजन इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए. मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व वेदर बाय सप्लायर, रेसिपिएंट, एनी अदर पर्सन. तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए हम कब अप्लाई करेंगे, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो. अब ये जो मूवमेंट है वो सप्लायर कर सकता है या रेसिपिएंट करवा सकता है या फिर एनी अदर पर्सन. मान लीजिए आपने कोई गुड्स खरीदा, आप सप्लायर को बोलते हो, आप दिल्ली में हो, सप्लायर बॉम्बे में है, तो आप बोलते हो बॉस ये जो गुड्स है मेरे वेयर हाउस पे डिलीवर कर दो दिल्ली के अंदर बॉम्बे से, ठीक है. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स है. अब आपके कहने से सप्लायर ट्रांसपोर्टर हायर करेगा और वो मूवमेंट कराएगा, या फिर आप एक ट्रांसपोर्टर को भेज देते हो कि भैया बॉम्बे के से उसके सप्लायर के गोडाउन से पिकअप करके इधर डिलीवर कर दे मेरे वेयर हाउस के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर दिल्ली के अंदर. तो मूवमेंट अब आप करा रहे हो, आप ही ट्रांसपोर्टर को भेज रहे हो, या आप खुद भी लेके जा सकते हो, करेक्ट. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कराए, सप्लायर कराए, रेसिपिएंट कराए या एनी अदर पर्सन. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, बहुत सिंपल है, लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर डिलीवरी टर्मिनेट टू द रेसिपिएंट. तो जहां भी मूवमेंट होके गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट होती है वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई. तो बेसिकली आपको बंदूक लेके गुड्स के पीछे जाना है और देखना है कि इसकी डिलीवरी कहां टर्मिनेट हो रही है. जहां टर्मिनेट हुई वो प्लेस ऑफ सप्लाई है. अब इसमें आपको एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, ये हम लोग को इंटरलिंक करना पड़ेगा रूल 46 ऑफ सीजीएसटी रूल्स. अब रूल 46 ऑफ सीजीएसटी रूल्स क्या है, ए टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन is required to contain name and address of the recipient and the address of delivery along with the name of the state and its code. If such recipient is unregistered and where the value of taxable supply is rupees 50,000 or more. अब मान लीजिए आप दिल्ली विजिट के लिए जाते हो बॉम्बे से,
ठीक है, करोल बाग जाते हो, करोल बाग जाते हो और आपको एक लैपटॉप पसंद आ जाता है और वो आपको लगता है कि ये बॉम्बे के कंपैरिजन में यहाँ सस्ता मिल रहा है, ठीक है, आप वो खरीद लेते हो। रजिस्टर्ड पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीएसटीएन नंबर दोगे जिससे कि आपको आईटीसी मिल जाए सप्लायर का। आप जीएसटीएन नंबर दोगे, वो इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के अंदर आपका जीएसटीएन नंबर डालेगा तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर हो जाएगा कि भाई आप वहाँ कहाँ सप्लाई हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए आप अनरजिस्टर्ड हो, तो अनरजिस्टर्ड के मामले में आप बोलोगे दिल्ली, वो दिल्ली लिख देगा, तो दिल्ली में सप्लायर, और आप क्योंकि डायरेक्ट डिलीवरी दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी वहीं है, तो इंटर स्टेट हो गया। लेकिन आपको ये इंटरलिंक करना है रूल 46 के साथ में कि जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है एंड वेयर द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई इज 50,000 और मोर, तो फिर सप्लायर को आपका नेम एड्रेस सब लेना है। तो नेम एड्रेस लेगा तो आप बोलोगे बॉम्बे, सप्लायर है दिल्ली के अंदर, करोल बाग के अंदर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। तो आपको ये इंटरलिंक करना है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए रूल 46 के साथ में। अगर अनरजिस्टर्ड है तो, रजिस्टर्ड के मामले में तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड बंदा ऐसे भी अपना जीएसटीएन नंबर देगा, करेक्ट, तो वो अपने आप ही बोलेगा कि भैया मेरा ये है बॉम्बे, तो ऑटोमेटिकली वो इंटर स्टेट होगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो 50,000 या उससे ज्यादा पे सप्लायर को अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस लेना है। तो जैसे वो एड्रेस लेगा वैसे वो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंटर स्टेट आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज बी, if the goods are delivered to any person on the direction of a third person before or during movement of goods, it shall be deemed that the said person has received the goods, irrespective of whether such person acting as an agent or otherwise, whether transfer made by way of transfer of documents of title of the goods or otherwise। बिल टू शिप टू मॉडल, तो बेसिकली ऑर्डर कोई करता है और वो सप्लायर को बोलता है कि भैया डिलीवर इधर कर दे, ठीक है, तो उस मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, समझते ये हो कैसे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें डिटरमाइन करेंगे। बहुत ही इजी है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, ऑर्डर देने वाला, हु इज प्लेसिंग ऑर्डर, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। ओके, अब इसके कहने से बेसिकली सप्लायर डिलीवर करेगा किसी और बंदे को, हो सकता है ये और बंदा जॉब वर्कर हो, या सप्लायर उसको, ये रेसिपिएंट उसको गिफ्ट भेज रहा हो। जैसे अमेजन को आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन, ठीक है, आप पेमेंट करते हो, इनवॉइस भी आपके नाम से अमेजन जनरेट करेगा, लेकिन आप बोलते हो ये मेरी मदर को कलकत्ता के अंदर डिलीवर कर देना, तो ये क्या हो गया, बिल टू शिप टू। या फिर मान लीजिए आप रेसिपिएंट हो, आप बॉम्बे के अंदर हो, ठीक है, सप्लायर कर्नाटका के अंदर है, और आपका जॉब वर्कर चेन्नई के अंदर है, और आपको कोई मतलब जो गुड्स है खरीद के जॉब वर्कर के पास भेजना है जॉब वर्क के लिए, तो आप ऐसा करोगे कि भाई पहले कर्नाटका से बॉम्बे आए फिर आप चेन्नई भेजोगे, तो एक तो टाइम कॉस्ट हो गई इन्वॉल्व और लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई। तो आप सप्लायर को क्या बोलोगे, बॉस मेरे को इतना माल चाहिए, तू वहाँ डिलीवर कर दे चेन्नई के अंदर, सो इट इज़ गोइंग टू सेव योर टाइम एज वेल एज कॉस्ट। सो दिस इज ऑल्सो बिल टू शिप टू। या फिर आपने ऑर्डर किया, मान लीजिए कर्नाटका से आपने ऑर्डर किया, इन बिटवीन आपको किसी बायर का फोन आ जाता है कि मेरे को ये मटेरियल चाहिए, जो आपने ऑर्डर किया वो सेम का सेम उसको मटेरियल चाहिए, और वो बैठा पुणे में, आप बैठे हो बॉम्बे में, तो रास्ते में पुणे तो पहले आ जाएगा। तो आप सप्लायर को क्या बोलोगे, बॉस ये जो ट्रांसपोर्टेशन तूने गुड्स का कर रहा है वो मेरे को मत करना, पुणे एड्रेस पे डिलीवर कर दे। तो सप्लायर किसके नाम से इन्वॉइस करेगा, सप्लायर हमेशा आपके नाम पे इन्वॉइस करेगा, करेक्ट, और पैसा भी वो आपसे लेगा। तो इस मामले में बिल टू शिप टू, इसको जो अपन बोलते हैं वो बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हैं। तो इसके अंदर पीओएस किसका होगा, ये थर्ड पर्सन, बेसिकली हु इज प्लेसिंग द ऑर्डर,
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। तो बेसिकली जो ऑर्डर दे रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, जिसके नाम से इनवॉइस रेज हो रहा है, सप्लायर इसी के नाम से इनवॉइस रेज करेगा, वही पेमेंट करेगा। ये जो थर्ड पर्सन है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मान लीजिए सप्लायर भी बॉम्बे के अंदर और जो थर्ड पर्सन है वो भी बॉम्बे के अंदर, लेकिन सप्लाई इसके कहने पे डिलीवरी देता है अहमदाबाद के अंदर। तो आप बोलोगे अरे सर डिलीवरी तो अहमदाबाद हुई तो इंटर स्टेट हो गया। नहीं, इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बॉम्बे ही है, तो क्या होगा ये इंटर स्टेट, और क्या एप्लीकेबल होगा सीजीएसटी एंड महाराष्ट्र एचजीएसटी। अब मान लीजिए सप्लायर गुजरात के अंदर है और रेसिपिएंट भी गुजरात के अंदर है। कौन सा रेसिपिएंट? जिसको एक्चुअल में डिलीवरी दी गई है, लेकिन जो ये थर्ड पर्सन है वो बॉम्बे में बैठा है। तो क्या होगा इंटर स्टेट और आईजीएसटी अप्लाई होगा। अब तो ये तो हो गया पहला ट्रांजेक्शन। अब इसमें दो ट्रांजेक्शन है। अगर मान लीजिए ये सप्लाई का ट्रांजेक्शन है, मतलब इसने बेच दिया है जॉब वर्क, तो मान लीजिए जॉब वर्क पे भेजा है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो तो उसको मटेरियल वापस मिल जाएगा। मान लीजिए इसने इसको सप्लाई किया कि रास्ते में इसको ऑर्डर आ गया, जो अपना था ना पहले का एग्जांपल कि भाई सप्लाई कर्नाटका में है, आप बॉम्बे बैठे हो, आपको पुणे से ऑर्डर मिल गया, तो आप सप्लाई को बोलते हो पुणे में डिलीवर कर दो। तो उसके ऊपर अपन कौन सा सेक्शन लगाएंगे? तो वो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए लगाएंगे। और जो दूसरा ट्रांजेक्शन है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, जो एक्चुअल में जो रेसिपिएंट है जिसको मटेरियल मिल रहा है, जहां वो टर्मिनेट हो रही डिलीवरी, वो होगा। ठीक है, तो दो ट्रांजेक्शन हो गए बेसिकली। तो फर्स्ट लेग के अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? जो ऑर्डर दे रहा है, करेक्ट, जो ऑर्डर दे रहा है, जिसके नाम से इनवॉइस है, जो पेमेंट कर रहा है, वो थर्ड पर्सन है। और दूसरे लेग के लिए हम लोग सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज बी नहीं लगाएंगे, हम लोग क्लोज ए लगाएंगे। जहां भी रेसिपिएंट को डिलीवरी टर्मिनेट हुई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व, सो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। आप एक ऑफिस खरीदते हो, उसके साथ में फर्नीचर है। अब ऑफिस तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, करेक्ट, बट उसके साथ में जो फर्नीचर है वो आपको चाहिए, तो जो बेचने वाला वो फर्नीचर के भी पैसे आपसे ले रहा है। तो फर्नीचर क्योंकि उसी ऑफिस के अंदर प्रीफिक्स है और आपको वो मूव नहीं करना है, तो इसलिए वो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो जहां वो फर्नीचर फिक्स है वही क्या होगा? पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई जनरेटर सेट रेंट पे लिया, तो जो रेंटल कंपनी उससे आपने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया और आपने बोला कि भाई 10 साल बाद आप मेरे को ये नॉमिनल वैल्यू पे सेल कर दोगे, अगर मेरे को रखना होगा तो मैं आपको वैल्यू वो पे कर दूंगा, नहीं तो आप वापस अपना जनरेटर सेट ले जा सकते हो। तो 10 साल बाद आपने डिसाइड किया कि आप वो परचेज कर लोगे। अब जो जनरेटर सेट है वो पहले से आपके पास है, आप केवल उसको वैल्यू जो आपका डिसाइड हुआ कॉन्ट्रैक्ट में वो आप उसको पे करोगे और जनरेटर सेट आपका हो गया, टाइटल ट्रांसफर आपके नाम से हो गया। तो इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स से क्या नहीं है, तो फिर क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां आपने जनरेटर सेट पहले इंस्टॉल करवाया है वही हो जाएगा लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज डी, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। मशीनरी आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है, बड़ी मशीनरी है, ठीक है, तो उसका इंस्टॉलेशन के लिए वो पहले क्या है, डिसअसेंबल फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में, फिर वहाँ एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या कहीं जाके इंस्टॉल होगी, या मोबाइल कंपनी मोबाइल टावर इंस्टॉल करने का ठेका देती है। तो उस मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। ओके, फिर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ई, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस वेदर इट इज वेसल एन एयरक्राफ्ट ए ट्रेन और ए मोटर व्हीकल। तो हम लोग फ्लाइट लेते हैं, उसके अंदर हमको खाना दिया जाता है, या राजधानी ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, रास्ते में खाना मिलता है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो अब उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? बहुत सिंपल है, लोकेशन एच विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। अब राजधानी टिकट आप बुक करोगे बॉम्बे से दिल्ली, तो आप मान लीजिए इवनिंग की ट्रेन ले रहे हो, तो इवनिंग में जो आपको देते हो वो बॉम्बे से चढ़ा, डिनर आपका सूरत से चढ़ता है,
ओके, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट मान लीजिए कोटा में चढ़ा, तो वो 3 देते हैं आपको, इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो तीनों अलग अलग जगह पे चढ़ा, तो बेसिकली वो तीनों ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लोकेशन एज विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, आपने कहाँ कंज्यूम किया वो नहीं, जहां वो ऑन बोर्ड लिया गया, जहां वो राजधानी में चढ़ा, सूरत में, बॉम्बे में या कोटा में, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब एयरलाइन के मामले में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि एयरलाइन में क्या होता है कि पहले मान लीजिए कोई फ्लाइट कलकत्ता से आ रही, कलकत्ता से बॉम्बे, फिर बॉम्बे से दिल्ली, तो वो लोग ऐसा करते हैं। अब हो सकता है कलकत्ता से जब वो रवाना हो रही है तो सारा खाने का सामान कलकत्ता से बॉम्बे के बीच में और बॉम्बे से जो दिल्ली के बीच में जो लेगा, जर्नी लेगा, उसका खाना उन्होंने कलकत्ता में साथ में रख दिया। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इन केस ऑफ फ्लाइट बिटवीन बॉम्बे टू दिल्ली, वो कलकत्ता ही रहेगी। सिंपल है, लोकेशन एज विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। आप बॉम्बे नहीं कर सकते, पूरा खाना दोनों जर्नी का कलकत्ता में चढ़ा, ठीक है, कलकत्ता ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किसी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, तो फिर क्या गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिसमें गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ा। बेसिकली अगर ऐसी सिचुएशन आती तो इंडस्ट्री बॉडी जो फिकी होती है या एसोचेम होती है, वो गवर्नमेंट के पास जाती है कि सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। तो इसके लिए उन्होंने एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बना के रखा है कि बेसिकली ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो प्रेस्क्राइब कर सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं, ऐसी कोई सर्कमटेंसेज आई नहीं कि उनको अपना ये पावर यूज करके प्लेस ऑफ सप्लाई किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए बताना पड़े कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो नोटिफाई करना पड़े ऑफिशियल गजट में। तो अभी तक इस सेक्शन को यूज नहीं किया गया। सेक्शन 11, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। बहुत सिंपल है, सेक्शन 11 क्लोज ए, गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। सेक्शन 11 क्लोज बी, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होती है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो हमने चैप्टर 3 में कवर किया, जो आईजीएसटी लेवी और कलेक्ट होगी वो कस्टम एक्ट के हिसाब से होगी, करेक्ट। तो इधर आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे, लेकिन जो कलेक्शन होगा वो कहां से होगा, कस्टम एक्ट के हिसाब से। अब गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। अब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है, जैसे मेरा एक एग्जांपल है, एग्जांपल 13, ये खास तौर पे आप लोग करना। एबीसी लिमिटेड ऑफ मध्य प्रदेश इंपोर्टेड 100 kg ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ PT लिमिटेड ऑफ सिंगापुर। द गुड्स आर रिसीव्ड एट JNPT मुंबई, ठीक है, तो मुंबई के पोर्ट के थ्रू आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। बंदा ऑर्डर करने वाला कहाँ है, इंपोर्टर कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। सो गुड्स आर क्लियर्ड, बॉम्बे पोर्ट से क्लियर करवाया और डायरेक्टली MP के अंदर ले गया, तो क्या होगा, POS मध्य प्रदेश। दूसरे मामले में क्या हुआ कि गुड्स क्लियर करवाया इंपोर्टर ने एंड इट वाज डायरेक्टली सप्लाइड टू कस्टमर इन महाराष्ट्र, तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, महाराष्ट्र होगा क्या, नहीं, ये दूसरा ट्रांजेक्शन है। सो दिस ट्रांजेक्शन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ABC लिमिटेड ऑफ मध्य प्रदेश टू कस्टमर इन महाराष्ट्र विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड IGST शैल बी लेविड। तो बेसिकली ये माना जाएगा MP से उसने सप्लाई किया, ये अलग ट्रांजेक्शन है। फिर तीसरा, गुड्स आर क्लियर फ्रॉम कस्टम बट स्टोर्ड इन ABC लिमिटेड वेयर हाउस इन महाराष्ट्र फॉर सप्लाई टू मेड लेटर, तो उसका वेयर हाउस भी है महाराष्ट्र में, तो उसने MP सामान नहीं मंगा के महाराष्ट्र में रखा और बाद में महाराष्ट्र से उसने सप्लाई करवा दिया। अब ये उसकी परमानेंट है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में, क्योंकि उसका वेयर हाउस है महाराष्ट्र में। बाद में वो जब सप्लाई करेगा, मान लीजिए वो महाराष्ट्र में करता है, तो वो क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। अब यह हो सकता है कि वो डायरेक्टली गुड्स क्लियर कराए और जॉब वर्कर को भेज दे, तो जॉब वर्कर को भेजना तो ऐसे भी सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको वापस अच्छी तरह से करना है। और इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, वेरी सिंपल, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। आप US गुड्स भेज रहे हो
तो क्या लोकेशन है? यूएस है. ओके, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? यूएस. क्लियर? सो we already revised now section 10 and 11. Now section 12 and 13 of IGST Act are related to place of supply of services. Section 12 of IGST Act 2017. So when we are going to apply section 12 of IGST Act 2017, जब हमको place of supply determine करनी है कि जो supply of service की और location of supplier and recipient both are in India, then we are going to apply section 12 of IGST Act 2017. अब जैसा कि सेक्शन 10 के समय हमने पढ़ा था कि सेक्शन 10 इज गोइंग टू ओवरराइड और प्रीवेल ओवर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ IGST Act 2017. कीप इन माइंड सेक्शन 12 इज आल्सो गोइंग टू ओवरराइड और प्रीवेल ओवर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 ऑफ IGST Act 2017. हमने चैप्टर 3 के रिवीजन के समय ये कवर किया था. ठीक है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 के ऊपर प्रिवेल करेगा सेक्शन 12. फर्स्ट सेक्शन 12 सब सेक्शन 1. सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 हमको बताता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12, वेरी सिंपल, व्हेन वी नीड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर services, okay, and location of the supplier and recipient both are in India, then you are going to apply section 12. Section 12 subsection 2, this is basically residual subsection. What is the meaning of residual subsection? Very simple, कि सबसे पहले आपको section 12 subsection 3 to section 12 subsection 14 देखना है. आप जिस भी सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना चाहते हो, आपको देखना है कि वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 के बीच में कहीं प्रोवाइडेड फॉर है या लिस्टेड है, तो आपको पर्टिकुलर वो सब सेक्शन अप्लाई करना. मान लीजिए जो आप सप्लाई ऑफ सर्विस देख रहे हो, ओके, जिसके बारे में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, वो प्रोवाइडेड फॉर है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 3. ओके, अगर आपको कहीं भी बिटवीन सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 आपको आंसर नहीं मिलता, मतलब कि जिसका आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना चाहते हो, जिस सर्विस का, वो अगर प्रोवाइडेड फॉर नहीं है इन सब सेक्शन के बीच में, देन यू आर गोइंग टू कम बैक एंड अप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 2. अकाउंट्स में होता है ना बैलेंसिंग फिगर, वैसा होती उसी तरह का. ठीक है, तो आप उस मामले में सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 अप्लाई करोगे. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? इफ पर्सन इज रजिस्टर्ड, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन. अब अधिकतर मामलों में हम देखेंगे कि अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसका POS क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच पर्सन. क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू मिलने वाली नहीं है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्रू नहीं होगी. करेक्ट? तो ये जस्ट पास थ्रू ट्रांजेक्शन है. इसलिए अधिकतर मामलों में हम देखेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन के मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच पर्सन. अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है सप्लायर के बाद, रिमेंबर चैप्टर 1 में हमने एड्रेस ऑन रिकॉर्ड की डेफिनेशन देखी थी. क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST Act 2017 मीन्स द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. तो चाहे वो रिकॉर्ड मैनुअल है या वो कंप्यूटर में रखता है, उसके अंदर जो उसका एड्रेस है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो वो एड्रेस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर उसके पास एड्रेस नहीं है, वॉक इन कस्टमर है कोई, उसका हर कोई का अपन एड्रेस थोड़ा लेते हैं, तो उस मामले में क्या होगा? लोकेशन ऑफ द सप्लायर. अब जो CA की सर्विसेज है लाइक टैक्स कंसल्टेंसी, वो कहीं भी बिटवीन सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 प्रोवाइडेड फॉर नहीं है. तो इसका मतलब हम लोग सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 अप्लाई करेंगे. चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी है. यू पीपल आर डूइंग CA कोर्स ओनली, तो कम से कम उसका तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमको मालूम होना चाहिए. ABC एंड कंपनी है टैक्स प्रोफेशनल फर्म बेस्ड इन अहमदाबाद, rendering professional services to XYZ Limited, a company registered in GST for their office in Mumbai. Registered है तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, जो भी ये रजिस्टर्ड
कंपनी है उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई, बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है वो, तो क्या होगा, पीओएस शेल बी मुंबई। लेट्स से इन अबव एग्जांपल इफ टैक्स मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड विजिट अहमदाबाद, तो एबीसीएन कंपनी की वो ऑफिस जा रहा है, उसका एम्प्लॉय टैक्स मैनेजर, तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब वो हो सकता है ऑफिस अहमदाबाद जा रहा है, वहीं डिस्कशन करता है, वहीं ओपिनियन ले रहा है, करेक्ट। तो अभी हम लोग के दिमाग में आता है अहमदाबाद, नहीं, क्योंकि XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड है, इसलिए मुंबई ही पीओएस होगा, चाहे उसका एम्प्लॉय अहमदाबाद जाके पर्सनली टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज अवेल कर रहा है तो भी। ओके, चलिए अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। हम लोग को मालूम है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने आपको डेफिनेशन के समय बताया था कि गुड्स इंक्लूड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज डेफिनेशन व्हाटएवर इज नॉट गुड्स इज सर्विस एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने देखा था सर्विसेज के अंदर है, शेड्यूल 2 भी देखा था सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, करेक्ट, वो किसके अंदर है, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर क्लासीफाई की गई है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। तो अब उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स, इंजीनियर्स, या फिर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज बी के हिसाब से बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन, लाइक आप होटल में जाके रहते हो, होटल या धर्मशाला के अंदर जाके स्टे करते हो, ठीक है, उस मामले में। या फिर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज सी, आप कोई मैरिज या रिसेप्शन किसी प्रॉपर्टी के अंदर आपने कोई हॉल किराए पे रख लिया या कोई होटल ही किराए पे ली मैरिज फंक्शन के लिए, बर्थडे फंक्शन के लिए, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज सी। तो इन मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन एट विच इट इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जहां लोकेशन है वो लोकेशन क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इंटेंडेड टू बी लोकेटेड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, भैया जो इंटीरियर डेकोरेटर है, आर्किटेक्ट है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए भी सर्विसेज दे सकते हैं ना, तो उस मामले में क्या होगा, पीओएस, जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बनने वाली है। इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अब आर्किटेक्ट की आपने सर्विसेज ली, तो आर्किटेक्ट यहाँ और जो रेसिपिएंट है वो भी यहाँ, बिल्डर भी यहाँ, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बना रहा है वो दुबई में बना रहा है, तो प्रॉपर्टी तो बाहर है लेकिन रेसिपिएंट यहाँ है, सप्लायर भी यहाँ है इंडिया के अंदर, तो उस मामले में क्या होगी, अगेन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, इवन दो प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी वसूल करना है। If it is more than one state union territory, then place of supply will be proportionate. अब या तो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू लिखी हुई है कि इतनी इतनी वैल्यू की स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो उसके हिसाब से। अगर नहीं लिखी हुई है तो हम लोग रूल अप्लाई करेंगे जो अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। इसके अलावा एक सीबीआईसी ने सर्कुलर इश्यू किया है, उसके हिसाब से अगर SCZ यूनिट या SCZ डेवलपर, ठीक है, सप्लाई लेते हैं, क्या तरह की सप्लाई, मान लीजिए वो सप्लाई लेते हैं कि भैया जो उनके ऑथराइज ऑपरेशन के लिए वो किसी होटल को बुक करते हैं। अब SCZ की यूनिट या डेवलपर मान लीजिए इलाहाबाद SCZ के अंदर है और वो कानपुर में जाके कोई होटल बुक करते हैं, तो अब इस हिसाब से क्या होगा कि भाई जहां होटल है कानपुर वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया क्योंकि इसका स्पेसिफिक SCZ से अपन जब सप्लाई लेते हैं या उनको देते हैं तो देर इज ए स्पेसिफिक सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 क्लोज बी, this is specific section related to SCZ supply, whether you are giving supply to SCZ or you are taking from SCZ, it is going to be interstate, correct? So that is going to prevail over this subsection. So section 12 subsection 3 के ऊपर ये prevail करेगा। अगर सप्लाई SCZ को तो कानपुर इलाहाबाद आप बोलोगे क्योंकि कानपुर लोकेशन है और मान लीजिए जो होटल का मालिक है वो भी वहीं रजिस्टर्ड है, होटल भी वहीं है, तो आप बोलोगे इंटरस्टेट CGST HGST एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम लोग लेते हैं तो CGST HGST होगा, अगर SCZ यूनिट या डेवलपर लेगा तो इंटरस्टेट होगा और उसको IGST लगाना। क्लियर? अब आपको
एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सिंपल हम लोग होटल में रहते हैं तो होटल की लोकेशन वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, या आर्किटेक्ट किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए कंसल्टेंसी दे रहा है, मान लीजिए बॉम्बे में, तो बॉम्बे प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब मान लीजिए सैमसंग कंपनी ने क्या किया कि उसको, आपने देखा होगा सैमसंग जो मोबाइल शॉप होते हैं वो स्पेसिफिक वो लोग डिजाइन बनवाते हैं, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर से। तो सैमसंग कंपनी ने इंटीरियर डेकोरेटर हायर किया और बोला कि भैया जो मैं बेंगलोर में एक नया शोरूम खोलने वाला हूँ उसकी मेरे को डिजाइन बना के दे। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज ए के हिसाब से क्या होगा, जहां भी वो शोरूम बनने वाला है। दूसरे मामले में सैमसंग कंपनी बोलती है उस इंटीरियर डेकोरेटर को कि मेरे को एक जनरल डिजाइन बना के दे, जहां भी मैं शोरूम खोलूं वो मैं सब जगह वही डिजाइन यूज करूंगा। तो ये किसी प्रॉपर्टी से स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी प्रॉपर्टी से स्पेसिफिक नहीं है। तो उस मामले में वो जनरल कंसल्टेंसी हो गई, जनरल डिजाइन ले रहा है इंटीरियर डेकोरेटर से, कंसल्टेंसी नहीं, वो जनरल डिजाइन ले रहा है। तो ये किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में नहीं। अगर मैं बोलूं बेंगलोर जाके बेंगलोर की प्रॉपर्टी के लिए करना है तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज एप्लीकेबल होगा। अगर मैं जनरलाइज कर लूं कि भैया जितनी भी मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा भविष्य के अंदर मेरे को उसके लिए डिजाइन बना के दे, तो उस मामले में सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज ए अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 अप्लाई होगा। ठीक है। अब मान लीजिए जो हमने बोला था कि रूल डिस्कस करेंगे कि भाई प्रपोर्शन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे स्टेट वाइज। तो चलिए रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल 4 का पहला जो क्लोज है उसके हिसाब से मान लीजिए आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और आप प्रॉपर्टी अलग अलग जगह है, होटल जैसे एक आगरा में है, एक बॉम्बे के अंदर है, एक दिल्ली के अंदर है, और कंपनी ने लमसम पेमेंट किया पर नाइट बेसिस पे। तो मान लीजिए 3 नाइट स्पेंड की गई आगरा के अंदर, 2 नाइट इन मुंबई एंड 1 नाइट इन दिल्ली, और टोटल बिल हुआ 6,000 रुपये। तो आपको 6,000 रुपये को 3:2:1 के अंदर रेशियो के हिसाब से स्टेट वाइज निकालना। ओके। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी होटल बनी हुई है वो 2 राज्यों के अंदर है, तो गोवा के अंदर है, मान लीजिए गोवा के स्टेट बॉर्डर पे बनी हुई, तो महाराष्ट्र के अंदर उसका कुछ पोर्शन है, कुछ गोवा के अंदर है। तो आप फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे। तो जितना भी पोर्शन, मान लीजिए उसका 3000 स्क्वायर मीटर गोवा के अंदर है और 1000 स्क्वायर मीटर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, तो जो भी बिलिंग होगी उसको अपन 3:1 करेंगे, ये क्लोज 2 के हिसाब से। अब केरला के अंदर हाउस बोट फेमस है, ठीक है, तो हाउस बोट आपने एलईपी से ली, एलईपी फेमस है केरला के अंदर, तो वहां से आपने हाउस बोट ली। अब वो हाउस बोट आपको केरल भी घुमा रही है और उसके अलावा वहाँ कहीं ना कहीं वो मान लीजिए दूसरे राज्य की जो सीमा है वहाँ टच कर रही है। अब उस मामले में आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे। तो बेसिकली टाइम स्पेंट इन ईच स्टेट। अब ऑब्वियसली ये डिक्लेयर कौन करेगा, जो हाउस बोट वाला है वो, तो वो बोलेगा 24 आवर्स के लिए आपने हाउस बोट ली, वो बोलता 22 आवर्स मैंने केरला में स्पेंड किया, 2 आवर्स मैंने कर्नाटक में स्पेंड किया, तो कितना हो जाएगा, जो भी आपकी बिलिंग होगी उसको आप किस में डालोगे, 22:1, तो 22:2, बेसिकली 11:1। क्लियर। अब इसके अलावा एक अमेंडमेंट भी है, सीबीआईसी ने एक सर्कुलर जारी किया है विच इज 103/22/2019 इशूड ऑन 28 जून 2019 विच इज रिलेटेड टू कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज। अब पोर्ट है, जो पोर्ट होता है वो जैसे जेएनपीटी बॉम्बे है, वो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब कार्गो हैंडलिंग नॉर्मल लोग सोचते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड है, चलो हम लोग अप्लाई करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, बट दैट इज रॉन्ग। सीबीआईसी से कि ये जो कार्गो हैंडलिंग है this is nothing related to immovable property. So basically you need to determine the place of supply according to section 12 subsection 2 which is residual subsection of section 12 और section 13 subsection 2 जो रेजिडुअल सबसेक्शन है सेक्शन 13 का। और सेक्शन 13 आप कब अप्लाई करते हो, जब दोनों में से एक बाहर हो, रेसिपिएंट का लोकेशन या सप्लायर का लोकेशन
दोनों में से एक बाहर हो तो सेक्शन 13 अप्लाई होगा, दोनों इधर ही है इंडिया के अंदर तो सेक्शन 12 अप्लाई होगा। तो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, यू आर गोइंग टू अप्लाई ईदर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। उसके बाद सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो इस मामले में लोकेशन क्या होगा, जहां ये सर्विसेज बेसिकली परफॉर्म की गई हो या जहां प्रोवाइड की गई है तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आपको एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, जो जो सर्विसेज इधर लिखी हुई है उसी के लिए आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 लगाओगे। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया जब फोटोग्राफी सर्विसेज, अब यहाँ कहीं फोटोग्राफी सर्विसेज लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई, करेक्ट। सो दे हैव नॉट मेंशन फोटोग्राफी सर्विसेज, सो यू कैन से इट इज वेरी नियर बाय सर, ये भी परफॉर्मेंस बेस ही है, you are not going to apply section 12 subsection 4 because it is not listed here, it is not provided for here, so you are going to apply section 12 subsection 2 residual subsection। तो जो यहां मेंशन है उसी के लिए आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 अप्लाई करोगे। ओके, फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को आपने ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्राइजल दिया है, मान लीजिए उसके एम्प्लॉय के लिए भी किया है, तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है, तो ऐसे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्रू नहीं होने वाली। ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन वेयर दैट सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू ए कल्चर, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस and services ancillary thereto. So admission services basically for cultural, artistic, sporting, scientific, educational, etc. event. Then what is the place of supply? Very simple, जहाँ ये event held हुआ है. So basically place where the event is actually held or where the park or such other place is located. तो sporting event IPL जहाँ हुआ वो बॉम्बे के अंदर हुआ, वो place of supply है. Okay. सेक्शन 12 सबसेक्शन 7, अब इससे रिलेटेड इसका ऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 है। रिमेंबर ये एडमिशन के लिए आप अप्लाई करोगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कल्चर, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, एलिवेशन और सिमिलर इवेंट और सर्विसेज एंसिलरी टू दिस। तो उस मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन, अगेन लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अब अगर सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को प्रोवाइड की गई है, इफ इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया देन प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, नाउ गवर्नमेंट वुड लाइक टू टैक्स, तो वो आउटसाइड इंडिया वाला तो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बोलने वाली, इसलिए लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। सो इफ पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अदरवाइज प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। अब यहां भी अगर मान लीजिए ये जो इवेंट है वो एक स्टेट से ज्यादा में हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या उसको सेपरेटली उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की गई है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या तो उसका कोई फार्मूला नहीं दिया गया है या सेपरेटली उसकी वैल्यू नहीं डिटरमाइन की गई है, तो फिर आप क्या करोगे, देन यू नीड टू अप्लाई रूल। ओके, तो रूल क्या बोलता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो मान लीजिए कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, वो इवेंट 3 इवेंट हुए अलग अलग जगह पे, 2 इवेंट मान लीजिए एक स्टेट में हुआ और 1 इवेंट दूसरे स्टेट में हुआ और आपकी टोटल बिलिंग मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो आप क्या करोगे, 2:1 के अंदर उसको 2:1 के अंदर क्या करोगे, उसको एलोकेट करोगे। ओके, सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, you are going to determine the state wise value if contract doesn't talk about state wise value। अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है तो वो आप लोगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ देन यू आर गोइंग टू अप्लाई रूल 5 ऑफ IGST रूल्स।
Section 12 subsection 8, it is related to transportation services. So services by way of transportation of goods including by mail or courier to a registered person, location of such person. So as usual, in case of registered person, location of such person, a person other than registered person, तो उस मामले में क्या है, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो मेरे को बुक डिस्पैच करनी है और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं और मेरे को पुणे से डिस्पैच करना है, ठीक है। तो मैं ट्रांसपोर्टर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि ये पैकेट आप लेके जाओ, ये कार्टून। तो उस मामले में क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां भी मैंने ये गुड्स यानी जो कार्टून है वो हैंडेड ओवर किया। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, यू नीड टू इंटरलिंक दिस आल्सो विद जीटीए रिवर्स चार्ज। तो उस मामले में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो जीटीए को जिसको इन्वॉइस करेगा और जिससे जीटीए को पेमेंट मिलने वाला है वो रेसिपिएंट होगा, करेक्ट। दिस वी डिस्कस इन चैप्टर 3, ओके। तो यहां भी जब अपन बात करते हैं लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो वो सच पर्सन जो रेसिपिएंट है कौन, who is going to pay the freight, he may be supplier or recipient, okay। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने 1 साल पहले अमेंडमेंट किया था जो काफी अच्छा इंडस्ट्री को मतलब बढ़ावा देने वाला, मतलब इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाला अमेंडमेंट है। प्रोवाइडेड वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू बी प्लेस्ड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। तो अगर आप कोई मटेरियल मान लीजिए यूके भेज रहे हैं या जर्मनी भेज रहे हैं, तो फिर पीओएस क्या होगा ऐसे सर्विस का, यूके या जर्मनी। सो इससे हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाए और आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़े। नहीं तो हो क्या रहा था, जब ये प्रोविजन नहीं था तो उसके पहले क्या होता था, इट वाज सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो कोई बंदा बाहर वाला इंडियन फ्रेट कंपनी को हायर ही क्यों करेगा। तो इसके लिए जब इंडस्ट्री ने रिप्रेजेंटेशन किया तो ये अमेंडमेंट किया गया। सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 रिलेटेड टू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन एज यूजुअल, ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, देन प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूस जर्नी। जहाँ मतलब वो बेसिकली अगर मान लीजिए फ्लाइट ले रहा है तो बॉम्बे से अगर वो चढ़ रहा है, बॉम्बे से फ्लाइट ले रहा है तो वो पीओएस होगा। अब रिटर्न जर्नी, मैं बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट लेता हूँ, शाम को रिटर्न लेता हूँ, टिकट एक ही इश्यू हुई है। तो ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 क्या बोल रहा है कि भाई रिटर्न जर्नी सेपरेट जर्नी मानी जाएगी। तो सुबह जब मैं फ्लाइट ले रहा हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन के मामले में तो दिक्कत ही नहीं है कि हमेशा वो लोकेशन ऑफ सच पर्सन होगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं सुबह बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट ले रहा हूँ, शाम को रिटर्न ले रहा हूँ दिल्ली से बॉम्बे, तो मेरे मामले में अगर मान लीजिए सिंगल टिकट भी इशू हुई है तो पीओएस 2 होगा। एक बॉम्बे होगा सुबह की फ्लाइट के लिए, शाम की फ्लाइट के लिए दिल्ली होगा, ओके, जो रिटर्न फ्लाइट है। अब कई बार क्या होता है कि आप राइट टू पैसेज या ओपन टिकट देते हैं वो लोग एयरलाइन वाले, वो भी आप ले सकते हो। तो उस मामले में ओपन टिकट मान लीजिए उसकी वैलिडिटी 1 महीने है, कोई भी सेक्टर के अंदर आप फ्लाई कर सकते हो, बॉम्बे से दिल्ली या दिल्ली से कलकत्ता। अब उसके अंदर तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन आप करोगे कैसे, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर के लिए फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उस मामले में ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। तो ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 आप अप्लाई नहीं करके जो अपना रेजिडुअल सब सेक्शन है 2 वो आप अप्लाई करोगे। सेक्शन 12 सब सेक्शन 10 सर्विसेज ऑन बोर्ड ए कन्वेंस इंक्लूडिंग ए वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ए ट्रेन और ए मोटर व्हीकल। सो इन सेक्शन 10 वी डिस्कस अबाउट टेकिंग लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट ऑन राजधानी ट्रेन। तो उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट चढ़ाया जाता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। इन केस ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। तो चलिए एक इसका एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए फ्रॉम मुंबई इज ट्रेवलिंग फ्रॉम नेपाल टू मुंबई, और जो वो फ्लाइट ले रहा है वो उसका मतलब कैसे आ रही है, वो नेपाल टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई।
बिटवीन कोलकाता मुंबई लेग ही इज ऑर्डरिंग मूवी ऑन डिमांड। तो अगर सिंपल तरीके से हम लोग लॉजिकल सोचे तो हम बोलेंगे अरे यार कलकत्ता होना चाहिए या बॉम्बे होना चाहिए इसका पीओएस, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रोविजन क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जो कि इस मामले में नेपाल है। सो नेपाल इज गोइंग टू बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब नेपाल सो आउटसाइड इंडिया, सो ऑब्वियसली it may not be subject to GST. Section 12 subsection 11 telecommunication services. This also include data transfer, broadcasting, cable and direct to home television services, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं DTH, और आजकल कोरोना वायरस के अंदर तो DTH बहुत यूज हो रहा है। टू एनी पर्सन सेल फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट, केबल और डिश एंटीना। तो फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट या केबल या डिश एंटीना तो एक जगह जाके फिक्स होता है, मोबाइल की तरह तो है नहीं कि कहीं भी आप लेके घूम सकते हो। तो इसलिए इसका पीओएस क्या होगा, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। मोबाइल कनेक्शन एंड इंटरनेट ऑन पोस्ट पेड बेसिस। तो जियो का वाईफाई डेटा कार्ड, आप बोलोगे सर इंटरनेट भी तो फिक्स होता है, तो एक तो इंटरनेट जो आपका केबल लाइन के थ्रू होता है वो तो फिक्स होता है, तो उस मामले में तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन है। लेकिन जो एक आप जियो फाई आता है वो आप लेके भी घूम सकते हो, ऐसे एयरटेल का भी आता है, वोडाफोन का भी आता है, या फिर मोबाइल कनेक्शन आपका पोस्ट पेड है, तो बिलिंग एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। जो भी वोडाफोन, एयरटेल, जिसकी भी आपने सर्विसेज ली है उसके इधर जो बिलिंग एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब प्रीपेड भी होता है मोबाइल के मामले में, तो मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, डीटीएच प्रोवाइडेड ऑन प्री पेमेंट बेसिस थ्रू ए वाउचर और एनी अदर मीन। तो एक तो सेलिंग एजेंट सेल करता है, मतलब वो जो रीसेलर को देता है, तो वोडाफोन वाला रीसेलर को देगा। जो पहले वाउचर आते थे ना, अभी भी आते होंगे, बिकॉज मोस्टली नाउ वी यू पीपल एंड आई वी डू ऑनलाइन रिचार्ज, लेकिन अभी भी वाउचर तो आते ही हैं। तो थ्रू ए सेलिंग एजेंट और ए रीसेलर और ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड और रिचार्ज वाउचर, एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो उसने अगर रीसेलर को दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने रीसेलर को दिया है, तो जो भी उसके रिकॉर्ड में उसका एड्रेस है वो बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, तो उस मामले में लोकेशन वेयर प्री पेमेंट रिसीव्ड और सच वाउचर आर सोल्ड। आपको याद रखना है कि अभी भी वो वाउचर मिलते हैं जो 10 रुपये 20 रुपये के रिचार्ज होते हैं, वो छोटे से पेपर के वाउचर आते हैं, कार्ड बोलो आप, पेपर बोलो, तो उसके अंदर आप कॉइन लगा के, जो पहले हम लोग करते थे कि उसके पीछे जो कोड लिखा हुआ होता है वो फ़ोन में डायल करना पड़ता है, तो वो रिचार्ज हो जाता है। तो उस मामले में फाइनल सब्सक्राइबर को सब सेल हो तो लोकेशन वेयर प्री पेमेंट रिसीव्ड और सच वाउचर आर सोल्ड। तो अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो काफ़ी करेक्ट है। आप दिल्ली ट्रेवल कर रहे हो, अचानक आपके बैलेंस खत्म हो जाता है, तो जो भी नियर बाय शॉप होगा आप उसके पास जाओगे और बोलोगे अरे 10 रुपये का वाउचर, 100 रुपये का वाउचर देना, ठीक है। तो अब उसको थोड़ी ना मालूम आप कहाँ से आ रहे हो, आप हो सकता है आप बिहार से आ रहे हो, करेक्ट। तो इसके लिए वो तो पॉसिबल है नहीं तो वो सबका एड्रेस ही लेते हुए बैठेगा। तो इसके लिए उन्होंने सिंप्लीफाई किया कि पीओएस क्या होगा भाई, जहाँ ये वाउचर सोल्ड हुआ, वेयर द प्रीपेड रिसीव्ड और सच वाउचर आर सोल्ड। If such prepaid services is availed or the recharge is made through internet banking or other electronic mode of payment, location of the recipient of services on the record of supply of services। अब गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि जब वो ऑनलाइन पेमेंट रिचार्ज करवा रहा है तो उसका एड्रेस वो लोग लेते हैं। अब मैं जो देखता हूँ पेटीएम या आप फ़ोन पे, वो लोग एड्रेस कहाँ लेते हैं, वो तो नहीं लेते, लेकिन आप रिचार्ज करवा सकते हो। तो मालूम नहीं वो लोग किस स्टेट को रेवेन्यू शेयर करते हैं, क्योंकि आपको पीओएस चाहिए किस लिए, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो किस स्टेट को उसकी रेवेन्यू मिलनी है, तो पता नहीं वो लोग कैसे करते हैं, बिकॉज मैंने तो नहीं देखा उनको एड्रेस लेते हुए। इन अदर केसेज इफ एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज अवेलेबल, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, वेयर सच एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, सिंपल है, जहाँ एड्रेस अवेलेबल नहीं होता हर मामले में आप देखोगे कहीं ना कहीं तो आप पीओएस डालना ही पड़ेगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। तो फिर मैक्सिमम मामलों में अपन वही देखेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अब लीज सर्किट की जब बात आती है तो लीज सर्किट क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है, तो वो एक स्टेट से दूसरे, मान लें एक जगह हेड ऑफिस है, दूसरी जगह ब्रांच है, तीसरी जगह ब्रांच है, तो वो सब के बीच में जो लीज सर्किट है वो बिछा हुआ रहता है। तो अब
अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इतना पोर्शन इसका है, इसका पोर्शन इतना, तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कैसे करोगे आप एलोकेट स्टेट वाइज? तो अगेन गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रेस्क्राइब, और गवर्नमेंट ने रूल प्रेस्क्राइब कर दिया है जो रूल 6 है। अब इसके हिसाब से आप कैसे करोगे? आपको पॉइंट देखना है कि कितने पॉइंट है ईच स्टेट में। बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए कंपनी टी इंस्टॉल ए रीच सर्किट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई ऑफिस। तो मुंबई ऑफिस भी यूज कर रहा है, दिल्ली ऑफिस भी यूज कर रहा है, तो जो भी बिलिंग होगी उनकी 1:1 के बीच में अपन उसको एलोकेट कर देंगे। अब मान लीजिए जो ये सर्किट इंस्टॉल किया गया है वो 3 ऑफिसेज में, चेन्नई, बेंगलुरु एंड मैसूरी। तो चेन्नई से मैसूर जा रहा है, बीच में वो बेंगलोर में भी है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट अपन बोल सकते हैं बेंगलोर। तो अब एक पॉइंट हो गया चेन्नई, मतलब तमिलनाडु के अंदर, और कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु और मैसूर दोनों कर्नाटका के अंदर है, तो 2 पॉइंट कर्नाटका में। तो जो भी बिलिंग होगी वो 1:2 में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में 2 ऑफिसेज है और तमिलनाडु में 1 है। अब मान लीजिए 3 अलग अलग स्टेट में है, तो क्या होगा? 1:1:1। बहुत सिंपल है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 12, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। अगर उसके पास रिकॉर्ड है, अगर उसके पास रिकॉर्ड है, मतलब मान लीजिए आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो आप कहीं भी आईसीआईसीआई बैंक से सर्विसेज लेते हो, क्योंकि आजकल किसी भी ब्रांच में आप ले सकते हो। आपका अकाउंट बॉम्बे ब्रांच में, आप दिल्ली में जाके भी आईसीआईसीआई बैंक में सर्विसेज ले सकते हो। तो जो भी उनके रिकॉर्ड में आपका अकाउंट के अंदर जो एड्रेस दिया हुआ है, क्योंकि वो केवाईसी करते ही करते हैं अकाउंट खोलते समय, तो वही पीओएस होगा। अगर मान लीजिए आप वॉक इन कस्टमर है, आपके भाई बहन का एडमिशन हो रहा है आईआईटी के अंदर, अब आईआईटी बॉम्बे के अंदर आप जाते हो तो वो बोलता है भैया 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेके आना। तो बाजू में जो आपको बैंक मिलती है, आप उसके पास जाते हो उस बैंक ब्रांच के अंदर, और उसमें 1,000 कैश देते हो, प्लस उसका मान लीजिए कमीशन 20 रुपये, तो 20 रुपये वो देते हो। तो 1,000 डीडी वाला तो मनी ट्रांजेक्शन नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, लेकिन जो डीडी बनाने के लिए वो 20 रुपये चार्ज कर रहा है वो तो सब्जेक्ट टू जीएसटी है। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब उसने तो आपका एड्रेस लिया नहीं, क्योंकि आप वॉक इन हो, तो आप जो भी फिलअप करोगे वो बोलेगा ठीक है चलेगा, तू फॉर्म भर के दे दे। तो उस मामले में क्योंकि आपका उसका अकाउंट्स नहीं है उस ब्रांच के अंदर, सो बेसिकली लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो ब्रांच का जो एड्रेस है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 13, इंश्योरेंस सर्विसेज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, to a person other than a registered person, location of the recipient of services on the record of the supplier of services. सेक्शन 12 सब सेक्शन 14, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। हालांकि अभी तो सभी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, तो अब जो एडवर्टाइजमेंट होता है, मान लीजिए इंटरनेट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती है, या टीवी चैनल के अंदर, करेक्ट, या जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं उसके अंदर कर रही है, तो उसका अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अगेन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिया ये स्टेट वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस का तो मैंने एग्जांपल लिया, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश या गुजरात वाले भी जो बार बार एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो वो अब गुजरात गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया एडवर्टाइजमेंट देती है। तो जो एडवर्टाइजमेंट की वो कॉस्ट है उसको आप स्टेट वाइज कैसे एलोकेट करोगे? तो इसके लिए अपन को रूल देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके अंदर रूल क्या है? बहुत सिंपल है। न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन के अंदर मान लीजिए वो एडवर्टाइजमेंट है, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एडिशन इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी, क्योंकि न्यूज़पेपर है सो ऑब्वियसली या मैगजीन है, तो आप पता कर सकते हो इजीली कि भैया इस स्टेट में इतने न्यूज़पेपर गए हैं और इस स्टेट में इतने। प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट एक्सेट्रा, इसमें भी आपको मालूम चल सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सच मटेरियल इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी। होल्डिंग्स अदर देन दोज ऑन ट्रेन्स, तो होल्डिंग कहाँ कहाँ रखा बहुत इजीली आपको मालूम चलेगा। सो होल्डिंग लोकेटेड इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी। एडवर्टाइजमेंट प्लेस ऑन ट्रेन्स, अब ये मुश्किल है, बॉम्बे से दिल्ली ट्रेन जा रही है और एडवर्टाइजमेंट ट्रेन पे लगा हुआ है, तो बॉम्बे से रवाना होती है महाराष्ट्र से, गुजरात भी जाती है, एमपी भी जाती है रतलाम, फिर राजस्थान भी जाती है, फिर यूपी मथुरा भी जाती है, फिर दिल्ली पहुंचती है। तो उस मामले में दिक्कत है भाई, कितना टाइम स्पेंड किया, अब ये तो आप पता नहीं कर सकते। तो वो सिंपल फार्मूला है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द
railway track in each state UT for that train. फिर एडवर्टाइजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनी, बहुत सिंपल, बिल्स पर्टेनिंग टू कंज्यूमर हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट यूटी, तो ये तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे टिकट, अब रेलवे टिकट तो वो क्या एक जगह प्रिंट लेते हैं और सब स्टेशनों पे जितने भी स्टेशन होते हैं वो सब पे भेज देते हैं। सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट यूटी। एडवर्टाइजमेंट ओवर रेडियो स्टेशन, so radio station का the amount payable to each such radio station which by virtue of its name is part of a state UT. Advertisement on TV channel, अब TV channel तो आप कहीं भी देख सकते हो, तो इस मामले में क्या होगा, टोटल अमाउंट पेबल फॉर सच सर्विस इनटू रेशियो ऑफ व्यूवरशिप ऑफ सच चैनल इन कंसर्न स्टेट यूटी। तो ईच स्टेट वाइज आपको देखना है कि भाई उसका व्यूवरशिप कितना है उस टीवी चैनल का, तो वो कहाँ से पता करेंगे, कौन पब्लिश करेगा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो पब्लिश करता है व्यूवरशिप, वो फिगर लेना है, और वो कौन से पीरियड का फिगर लेना है, लास्ट वीक ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर शैल बी यूज फॉर सक्सीडिंग क्वार्टर। अब ऐसा हो सकता है कई बार वो जो व्यूवरशिप है, मान लीजिए वो व्यूवरशिप स्टेट वाइज नहीं देके वो एक रीजन का दे देते हैं कि भैया साउथ के अंदर कर्नाटका है, केरल है, ओके, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इनका वो साथ में एक फिगर दे देते हैं कि भैया इन चारों स्टेट का अलग अलग नहीं देके चारों स्टेट का मान लीजिए व्यूवरशिप है 1 करोड़ उस पर्टिकुलर चैनल का। तो फिर आप कैसे करोगे स्टेट वाइज, तो आपका जो भी इनका पॉपुलेशन का रेशियो होगा उसको अप्लाई करके इसका स्टेट वाइज व्यूवरशिप निकालना। तो मान लीजिए कर्नाटका का पॉपुलेशन मेरे को आइडिया नहीं है, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर, सो 5 करोड़ है, केरल का मान लीजिए 7 करोड़ है, तमिलनाडु का मान लीजिए 8 करोड़ है, और आंध्र प्रदेश का 4 करोड़ है। तो जो व्यूवरशिप के जो नंबर्स आए हैं इसको आप 5:7:8:4 के अंदर एलोकेट करोगे और फिर ये फार्मूला लगाओगे। ओके, एडवर्टाइजमेंट एट सिनेमा हॉल्स, तो सिनेमा हॉल तो आपको मालूम चल सकता है ना, तो द अमाउंट पेबल टू ए सिनेमा और स्क्रीन इन ए मल्टीप्लेक्स इन ए स्टेट यूटी। एडवर्टाइजमेंट ओवर इंटरनेट, द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया, सब इंटरनेट सर्विसेज, तो फिर कैसे करोगे आप, टोटल अमाउंट पेबल फॉर सच सर्विस इनटू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इन कंसर्न स्टेट यूटी। अब नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर कैसे मालूम चलेगा, हु इज गोइंग टू पब्लिश द डेटा, ट्राई, ओके, और आपको कौन से पीरियड का लेना है, फिगर पब्लिश फॉर लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी यूज फॉर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब इस मामले में भी अगर ट्राई मान लीजिए स्टेट वाइज पब्लिश नहीं कर रहा है कि भाई इतने सब्सक्राइबर है, किसी एक रीजन का वो पब्लिश कर देता है, तो अगेन आपको यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो आप उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे, फिर उसको सबसे पहले पॉपुलेशन के बेसिस पे स्टेट वाइज निकालोगे, फिर ये आप फार्मूला यूज करोगे। ओके, देन एडवर्टाइजमेंट थ्रू SMS, then here what is important, telecom subscriber, so telecom subscriber who is going to publish, again try which periodical figure you are going to take, figure published for preceding quarter shall be used for succeeding quarter, और अगर उन्होंने एक रीजन का पब्लिश किया तो अगेन आपको क्या करना, जो लेटेस्ट सेंसस है उसके बेसिस पे आपको स्टेट वाइज सब्सक्राइबर निकालना है। ओके, तो ये अपना रूल भी कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा एक आपको जो सर्विस टैक्स के अंदर गवर्नमेंट ने पहले रिलीज किया था वो एप्लीकेबल हो सकता है जीएसटी के अंदर भी। इफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आर इन इंडिया, जीएसटी में भी पेबल इवन इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों इंडिया के अंदर है, जीएसटी में भी पेबल इवन इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, और वो हमने देखा भी। If the services fall under residual category like tour operator in India providing services to Indian tourists outside India will be liable to pay GST. Remember हमने exemption चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था, अगर टूर ऑपरेटर फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस देता आउटसाइड इंडिया तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन वो इंडियन टूरिस्ट को सर्विस देता तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो ये जो उन्होंने सर्विस टैक्स के अंदर पहले एग्जाम्पल दिया था ये जीएसटी के अंदर भी एप्लीकेबल है।
ओके, तो चलिए आप सेक्शन 13 देखते हैं। Section 13 of IGST Act 2017, when you are going to apply Section 13, when place of supply of services you need to determine, and location of supplier or location of recipient is outside India. मतलब दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है उनकी लोकेशन, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13. अगर दोनों इंडिया के अंदर है देन यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 ओके ऑफ IGST Act 2017. सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 इज सिमिलर टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 1. ये बोलता है कि दोनों में से एक जन बाहर है देन यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13. सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 अगेन सिमिलर लाइक सेक्शन 12 सब सेक्शन 2. रेजिडुअल सब सेक्शन, आपको क्या करना है, सबसे पहले अब सेक्शन 12 के अंदर टोटल सब सेक्शन कितने थे 14, यहाँ टोटल सब सेक्शन है 13. तो आपको सबसे पहले जो जिस सर्विस के लिए आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना चाहते हो वो देखोगे कि वो लिस्ट है नहीं है, स्पेसिफाई की गई है कि नहीं की गई है बिटवीन सब सेक्शन 3 टू सब सेक्शन 13. इफ इट इज नॉट देयर देन यू आर गोइंग टू कम बैक टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 एंड गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई. अब सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. Location of the recipient. Location of the recipient is not available in the ordinary course of business. Location of the supplier of services. तो अगर ordinary course of business में है तो वो लोकेशन मतलब जो रेसिपिएंट की लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लायर के पास अवेलेबल है. अगर नहीं अवेलेबल है देन सप्लायर ऑफ जो भी लोकेशन सप्लायर की है वो. सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of services to the supplier of services or to a person acting on behalf of the supplier of services in order to provide the services. आपने कोई मशीन इंपोर्ट की, बड़ी मशीन थी, जर्मनी से इंपोर्ट की, अब उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको उधर से इंजीनियर भी मतलब जहाँ से भी आपने इंपोर्ट की उसको आप बोलते हो कि आप इंजीनियर भी भेज दो, ठीक है, जो इट कैन बी इंस्टॉल इन योर लोकेशन इन इंडिया. Then what is going to be the place of supply? Location where the services are actually performed. From remote location through electronic means. आपके पास विंडो सरफेस का टैबलेट है या एप्पल का है, ठीक है, अब उसके अंदर कुछ इश्यू आ जाता है तो आप लोगों को मालूम है अगर लैपटॉप या टैबलेट के अंदर कुछ इश्यू आता है तो जो टेक्निकल इंजीनियर होता है वो आपके लैपटॉप का या डेस्कटॉप का या टैबलेट का कंट्रोल ले सकता है. जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एनीडेस्क है तो वो इंस्टॉल आप करके दोगे, फिर उसका जो नंबर होगा वो आप उसको दे दोगे तो वो आपका कंट्रोल ले सकता है, करेक्ट. तो रिमोट लोकेशन से ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है. सो इन दैट सिनेरियो लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो मान लीजिए मेरा ये जो टैबलेट है वो अभी काम नहीं कर रहा है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो यूएस में बैठा है, ठीक है, तो मैं उसको कंट्रोल दे दूंगा. तो लैपटॉप कहाँ है, इंडिया के अंदर, वो कंट्रोल लेके उधर से जो भी इश्यू है वो सॉर्ट आउट कर देगा रिमोट लोकेशन से. तो क्या होगा, पीओएस वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बेसिकली इंडिया जो मेरी लोकेशन है जहाँ ये लैपटॉप या टैबलेट है. Goods temporarily imported into India for repairs or for any other treatment or process and are exported back after such repairs or treatment or process without being put to any use in India other than that which is required for such repairs or treatment or process. अब इंडिया में भी गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट करना है और इंडिया में लेबर सस्ता अवेलेबल है तो काफ़ी मामलों में क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है वो यहाँ गुड्स भेजती है, उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट या आप बोल सकते हो प्रोसेस किया जाता है या कोई रिपेयरिंग का काम है वो किया जाता है और वो फिर गुड्स को वापस भेज दिया जाता है. तो आप ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसको हम लोग जॉब वर्क भी बोलते हैं वो करके वापस भेज दिया जाता है. तो उस मामले में क्या होगा, पीओएस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लोज ए will not be applicable and place of supply shall be determined as per section 13 subsection 2 basically location of the recipient. तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो सकता है. तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन क्यों रखा है,
इट इज बेसिकली इंडस्ट्री फ्रेंडली इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, जिससे कि जो आपको बाहर का काम मिले, जॉब वर्क का काम, तो गुड्स आएगा, आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट या प्रोसेस करोगे और वापस भेज दोगे। ओके, तो अगर आप उसको टैक्सेबल कर दोगे, आप बोलोगे नहीं इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो फिर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पॉसिबल नहीं होगा, तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए उसको टैक्स फ्री करना जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 अप्लाई होगा, बेसिकली लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर जर्मनी से आपको गुड्स आया है कोई ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या होगा, लोकेशन जर्मनी, करेक्ट। क्लोज बी, services supplied to an individual either as recipient or acting on behalf of others where his physical presence is required with supplier, location where the services are actually performed। तो जैसे मॉडलिंग एजेंसी contract with a beauty parlor from US for beauty treatment of 20 models, here a situation where the modeling agency is the receiver of the service but the service is rendered to the models, so this transaction will also qualify to be covered under section 13 subsection 3 clause B of the IGST Act and POS shall be the location where the services are actually performed। अब CBIC ने दो सर्कुलर जारी किए हैं। पहला, अनपॉलिश डायमंड। अब जैसे जयपुर है, जयपुर माना जाता है कारीगरी के लिए, ज्वेलरी के ऊपर, तो अनपॉलिश डायमंड अफ्रीका से आया, ओके, उसके ऊपर टेम्पररी मतलब इंडिया में इंपोर्ट हुआ, तो कटिंग पॉलिशिंग का उसके ऊपर काम किया गया और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। अब जैसे मैंने बोला था कि भाई इस मामले में हम लोग क्या करते हैं कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 अप्लाई करेंगे, सो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, तो क्या होगा, इंडस्ट्री फ्रेंडली इनिशिएटिव। तो सीबीआईसी ने यही क्लेरिफाई किया कि इस मामले में भी अनपॉलिश डायमंड आता है पॉलिशिंग कटिंग के लिए और उसके बाद उसको वापस भेज दिया जाता है। आप सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लोज ए अप्लाई नहीं करोगे, क्या अप्लाई करोगे, पीओएस डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, बेसिकली लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अब ऐसे ही दूसरा इंडस्ट्री फ्रेंडली सीबीआईसी ने क्लेरिफिकेशन दिया है। काफी इंडस्ट्री जो इंडियन इंडस्ट्री है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सो दे आर लोकेटेड इन इंडिया, ऑब्वियसली द सर्विस रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। और वो जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ये सब करती है उसके लिए वो लोग जो टेस्टिंग के लिए हार्डवेयर किट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे मतलब वो सॉफ्टवेयर बरोबर काम कर रहा है नहीं कर रहा हार्डवेयर किट पे, तो वो टेस्टिंग के लिए जो इंडियन कंपनी जो सर्विसेज दे रही है उसको प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन आया कि भैया जो ये हार्डवेयर किट है या जो ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है इसका पीओएस क्या होगा। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, मेनली ये जो कंपनियां है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन सैंपल प्रोटोटाइप हार्डवेयर। ठीक है, तो जो सैंपल प्रोटोटाइप हार्डवेयर पे जो वो टेस्टिंग सर्विसेज दे रही है वो एंसिलरी है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब जो कर रही है। ठीक है, चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो इस मामले में पीओएस क्या होगा, लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट एज पर सेक्शन अगेन 13 सब सेक्शन 2 यू आर गोइंग टू डिटरमाइन। ओके, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लोज ए डू नॉट अप्लाई टू डिटरमाइन पीओएस। तो ये भी उन्होंने बेसिकली इंडस्ट्री फ्रेंडली क्लेरिफिकेशन दिया। सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 देखा था, प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 सर्विसेज रिलेटिंग टू इवेंट, place where the event is actually held, event like conference, sporting event or culture fair, exhibition, etc. Section 13 subsection 6 services provided at more than one location including location in taxable territory for services referred in section 13 subsection 3, 4 and 5 जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उसमें मोर देन वन लोकेशन पे सर्विस प्रोवाइड की गई है और उसमें जो मोर देन वन लोकेशन पे तो है लेकिन एक लोकेशन इंडिया के अंदर है। अब गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, तो वो क्या है, पीओएस क्या होगा इस मामले में, लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो मान लीजिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, मुंबई के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ, सिंगापुर के अंदर भी हुआ। ठीक है, अब एक उसमें लोकेशन इंडिया के अंदर है, मुंबई टैक्सेबल टेरिटरी, तो क्या माना जाएगा, सारे की सारी पीओएस सबकी मुंबई हो जाएगी।
location in the taxable territory. Section 13 subsection 7 services provided more than one state UT for services referred in section 13 subsection 3 subsection 4 and subsection 5. अब अगर एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने रेवेन्यू छोड़ने वाला नहीं है, सबको रेवेन्यू चाहिए, जीएसटी रेवेन्यू. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मालूम चल रहा है तो वो, अगर नहीं मालूम चल रहा है तो आपको रूल अप्लाई करना है, रूल 7. अब अगर रूल 7 आप कब अप्लाई करोगे? व्हेन अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द सेड एक्ट in the case of services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of services to the supplier of services or to a person acting on behalf of the supplier of services. तो इस मामले में जब गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवाया जाएगा जिससे रिलेटेड आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, उस मामले में, या फिर जो ये हमने डिस्कस किया टू ए पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो उस मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे? तो मान लीजिए अगर जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो सेम गुड्स से रिलेटेड है. मान लीजिए क्रेन है, वो वेस्ट बंगाल में भी यूज हो रही है, बाद में उसकी रिपेयरिंग सर्विसेज दी गई, वेस्ट बंगाल में भी यूज होती है, यूपी में भी यूज होती है, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द सर्विस इन ईच ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विसेज इज परफॉर्म्ड. ओके. अगर मान लीजिए डिफरेंट गुड्स है, एक कार महाराष्ट्र में है, दूसरी कार दिल्ली के अंदर है और उससे रिलेटेड सर्विसेज है, तो फिर क्या होगा? यू आर गोइंग टू टेक द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इन ईच ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, कि इस कार की क्या वैल्यू है, उस कार की क्या वैल्यू है. इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल, जो हमने एग्जांपल लिया था पहले, बाय अप्लाइंग द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ओके. फिर रूल 8, ये कब एप्लीकेबल होगा? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज सप्लाइड इन दिस रिगार्ड बाय एक्सपर्ट एंड एस्टेट एजेंट, जो हमने डिस्कस किया था पहले सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर भी. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है, तो सिंपल इसके मामले में हमको रूल 4 अप्लाई करना है, जो हमने पहले सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के बाद में डिस्कस कर लिया था. रूल 9, when there is a services which is related to by way of admission to or organization of a culture, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event, तो उस मामले में आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे, स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज? तो रूल 5 इज गोइंग टू बी अप्लाइड. ओके, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था. ओके. नाउ सेक्शन 13 सब सेक्शन 8, services supplied by a banking company or a FI or a NBFC to account holders, location of the supplier of services. Intermediary services, very simple, again location of the supplier of services. Services consisting of hiring of means of transport including yacht but excluding aircraft and vessel up to a period of 1 month. तो इसके मामले में भी क्या होगा? लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. अब इस मामले में कई बार मेरे को डाउट आता है, सर अगर अप टू ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो तो सो दिस इज नॉट गोइंग टू अप्लाई, दिस इज नॉट गोइंग टू अप्लाई. देन यू नीड टू जंप टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके. सेक्शन 13 सब सेक्शन 9, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कोरियर. तो मेल और कोरियर के मामले में क्या करोगे? भाई ये एक्सक्लूड कर रहा है, सो यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स. और सेक्शन 12 के अंदर कौन सा सब सेक्शन है? 8. आपको याद रखना है, उधर सब सेक्शन 8 है, यहाँ सब सेक्शन 9 है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, लेकिन यहाँ एक्सक्लूजन है मेल और कोरियर के लिए, तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे? सेक्शन 13 हाँ सब सेक्शन 2. सेक्शन 13 सब सेक्शन 10, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूस जर्नी. तो आपने अगर न्यू दिल्ली श्रीलंका की फ्लाइट ली है, ठीक है, तो पीओएस क्या होगा? न्यू दिल्ली. सेक्शन 13 सब सेक्शन 11, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इंक्लूडिंग सर्विसेज इंटेंडेड टू बी होली और सब्सटेंशियली कंज्यूम्ड वाइल ऑन बोर्ड.
फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूस जर्नी। मतलब जो भी कंटिन्यूस जर्नी है उसके जो पहला फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 रिलेटेड टू OIDR। अब OIDR के लिए बहुत मुश्किल है। गूगल ड्राइव सर्विसेज आप इधर बैठ के ले सकते हो, एनी टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज। नेटफ्लिक्स आप कहीं से भी ले सकते हो। तो उसका फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करने का? सो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। बहुत सिंपल है ये बोलना, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू determine what is the location of the recipient of services. So that's why government has provided that on satisfactory any two non-contradictory condition out of such 7 conditions, the service recipient is deemed to be located in the taxable territory India. तो बेसिकली इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इंडिया हो जाएगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके ऊपर जीएसटी वसूल करना है। अब कौन सी 7 कंडीशन है जिसमें से 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी बेसिकली सेटिस्फाई होनी चाहिए? द रेसिपिएंट गिव्स एन इंडियन एड्रेस टू इंटरनेट। तो जब आप नेटफ्लिक्स का या किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप इंडियन एड्रेस देते हो। द पेमेंट इज सेटल्ड बाय एन इंडियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर कार्ड। आप यूएस में बैठ के भी इंडियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, ओके लेकिन ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई होती है तो इंडिया माना जाएगा। मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। द रेसिपिएंट हैज एन इंडियन बिलिंग एड्रेस। द कंप्यूटर यूज बाय द रेसिपिएंट हैज एन इंडियन आईपी एड्रेस। तो अगर आप यूएस में बैठ के करोगे तो आईपी एड्रेस यूएस का होगा, इंडिया का नहीं होगा। अगर इंडिया में सब्सक्रिप्शन लेते हो नेटफ्लिक्स का या गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव 15 GB तक फ्री होता है, 15 GB के ऊपर आप 100 GB ये सब लेते हो तो आपको पे करना पड़ता है। द रेसिपिएंट यूजेज एन इंडियन बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट। द कंट्री कोड ऑफ द सब्सक्राइबर identity module card used by the recipient of services is of India and the recipient received the service through an Indian fixed line। तो इसमें से अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो माना जाएगा इंडिया में सर्विस प्रोवाइड हुई। और OIDR सर्विसेज में POS क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 13 सब सेक्शन 13। अब इसमें लोकेशन ऑफ द सप्लायर or location of the recipient is outside India, then only you are going to apply section 13, correct? अब ऐसा कहीं हो सकता है कि डबल टैक्सेशन हो रहा हो, so that's why there is a section 13 subsection 13 which say in order to prevent double taxation or non taxation of the supply of services or for the uniform application of rules, the government shall have the power to notify any description of services or circumstances in which the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of a service। तो जहां गवर्नमेंट को लगता है नहीं ये बेसिकली डबल टैक्सेशन हो सकता है तो वो अपना पावर यूज करके फिर बोल सकता है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ ए सर्विस। तो गवर्नमेंट ने पहली बार ये यूज किया एंड दे हैव इशूड नोटिफिकेशन नंबर 4/2019 IT डेटेड 30th September 2019। बेसिकली ये भी इंडस्ट्री फ्रेंडली उन्होंने इनिशिएटिव लिया। अब R&D है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। सो हैदराबाद माना जाता है फार्मा सेक्टर के लिए। इंडिया में जैसा हम लोग सब जानते हैं लेबर चीप मिलता है और बंदे भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो गुड थिंग इज दैट वी आर इंटेलिजेंट पीपल। तो अब बाहर की मान लीजिए जर्मनी या कोई कंपनी आपको R&D का काम देती है तो सर्विसेज बेसिकली इधर ही परफॉर्म हो रही है लेकिन वो जर्मनी से रिलेटेड है। तो इस मामले में POS क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इफ सपोज POS इज गोइंग टू बी सर्विस शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो जर्मनी की कंपनी एक फार्मा कंपनी जो इंडियन फार्मा कंपनी है उसको रिसर्च का काम देती है। तो इस मामले में क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बीस मीन जर्मनी, करेक्ट? अब इसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? Supply of services from the taxable territory are provided as per a contract between the service provider located in taxable territory means India and service recipient located in non taxable territory। तो हमारे एग्जांपल में कौन हो गया? जर्मनी। ओके सो इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है। उसके अलावा सप्लाई ऑफ सर्विसेज फुलफिल्स ऑल अदर कंडीशंस इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सब क्लोज 3
प्रोवाइडेड एट क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट 2017। तो चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं, ये डेफिनेशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो जो डेफिनेशन है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है अगर देखते हैं अपन, तो उसके अंदर कंडीशन है सबसे पहले सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया, करेक्ट। रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो हमारे एग्जांपल में ये जर्मनी आ गया और यहाँ इंडिया में ही है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अब प्लेस ऑफ सप्लाई जो रिसर्च हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। पेमेंट ऑब्वियसली इट मे बी रिटर्न इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट फॉरेन convertible foreign exchange or in Indian rupees if permitted by RBI, and the supplier of service and the recipient of service are not merely establishment of a distinct person in accordance with expression 1 in section 8। तो ये थर्ड क्लोज के अलावा सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भैया अगर ये थर्ड क्लोज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इवन दो अगर ये सप्लाई, मान लीजिए अगर अपन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन देखें तो ये थर्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दिस इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भैया मैं तुम लोग को रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, गवर्नमेंट इज यूजिंग पावर गिवन बाय सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 एंड से दैट ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट दिस सब क्लोज 3 ऑफ क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट 2017। बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में सब क्लोज 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बाकी चारों हो रहे, तो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो ये नहीं होगा। लेकिन फिर बंदा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा तो आप GST लगाओगे, जर्मन कंपनी आपको देगी क्यों? बोलेगे आपका तो कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइजिंग ज़्यादा है। तो इसीलिए इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला भाई इस मामले में अगर ये एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग बोलेंगे लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सकता है। ओके, सो इंडस्ट्री फ्रेंडली इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये हमारा सेक्शन 13 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। CBIC हैज इशूड वन सर्कुलर टू क्लैरिफाई how to determine place of supply in case of satellite launch services provided by Antariksh Corporation Limited. So if Antariksh Corporation Limited provides services to international customer, तो आप POS कैसे डिटरमाइन करोगे? यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 ऑफ IGST एक्ट 2017। ओके, और अगर मान लीजिए इंडियन कस्टमर है, रिलायंस को सैटेलाइट भेजनी है, तो आप क्या अप्लाई करोगे? सेक्शन 12 सब सेक्शन 8। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 अप्लाई करते तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर आप सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 अप्लाई करोगे तो हो सकता है ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इट इज गोइंग टू बी जियो रेटेड। ओके, तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस मामले में अगर इंटरनेशनल कस्टमर बेसिकली आउटसाइड इंडिया का जो कस्टमर रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का है, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 9। और अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं ऑल दी 5 कंडीशन, देन इट इज गोइंग टू बी जियो रेटेड। और अगर इंडिया का कस्टमर है देन यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 8, बेसिकली GST is chargeable. Okay, so this and revision of chapter 5. Thank you very much. Bye bye.